राहुल गांधी ने सीधे मोदी और संघ को ललकारा है। महाराष्ट्र की धरती से, विदर्भ की धरती से, नागपुर की धरती से, जहां आरएसएस का मुख्यालय है, महाराष्ट्र में राहुल ने कहा है संविधान हर हाल में बचाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मीनू जैन जी, देश की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक विश्लेषक। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है जो हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। आज की खास बात यह है कि आज जो पूरे नागपुर में राहुल गांधी थे, और नागपुर का मतलब आरएसएस का मुख्यालय, और यहाँ आज कई घटनाएं होनी है। उसमें से पहली घटना जो संविधान सम्मेलन था वो संपन्न हुआ है, अभी अभी संपन्न हुआ है। राहुल गांधी ने इस संविधान सम्मेलन में सीधे तौर पर चुनौती दी है आरएसएस को और बीजेपी को, और कहा है कि संविधान को बचाने के लिए हम मैदान में हैं, और संविधान बचाने का मतलब न्याय को लागू करना है। संविधान बचाने का मतलब देश में 90% आबादी जो कि दूर है, सत्ता से लेकर के धन तक से दूर है, तो उनको सत्ता और धन के इस यानी विकास का हिस्सा बनाने में जब तक हम कामयाब नहीं होते तब तक संविधान लागू नहीं माना जाएगा। राहुल गांधी ने कहा है कि संविधान का विरोध सीधे तौर पर आरएसएस और बीजेपी नहीं करता। वो सामने से आकर, उसकी हिम्मत नहीं है कि बोले कि संविधान को हम नहीं मानते या संविधान को हम लागू नहीं करेंगे। वो कई तरह के शब्द और आडंबर क्रिएट करते हैं जिसके बहाने वो संविधान को नकारते हैं। उन्होंने कहा कि प्रगति, विकास, इस तरह की बातें बोल करके वो संविधान को नकारते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हमने तो बहुत सारी चीजें देखी हैं। हम कल रायबरेली में वो थे, उसका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमने अधिकारियों से पूछ लिया कि थोड़ा आप लोग अपना परिचय बताइए। गलती से मैंने पूछ लिया तो सब लोगों ने जब परिचय बताया तो मुझे दिखा कि यहाँ तो 80% आबादी है ही नहीं। दलित, अल्पसंख्यक, ओबीसी, ऐसे अफसरों का सर्वथा अभाव दिखा। फिर हमने लिस्ट मंगाई तो हमने देखा कि बहुत मुश्किल से मतलब 20% से भी कम की हिस्सेदारी बाकी समुदाय की, और कुछ जिनकी आबादी कम है वो 80% पर दिख रहे थे अफसरों के बीच। ये अनुभव के साथ वो बता रहे थे। इसके अलावा राहुल गांधी कह रहे थे कि हमने फिर अडानी के भी मैनेजमेंट कमेटी में झांक कर देखा कि उसमें कौन लोग बैठे हैं, तो उसमें तो 5% लोग बैठे हुए हैं। वो देश की आबादी के 5% लोग उसमें बैठे हुए हैं। तो दरअसल जब स्टॉक मार्केट चढ़ता है, शेयर बाजार चढ़ता है, तो लोग कहते हैं कि देश चढ़ रहा है, लेकिन वास्तव में वही 5% लोग चढ़ रहे होते हैं, उन्हीं को मुनाफा हो रहा होता है। आम जो देश की जनता है उनका उस स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव से कोई मतलब नहीं होता। इन सारे उदाहरणों के साथ राहुल गांधी उन चीजों को बता रहे थे, समझा रहे थे, और उन्होंने ये बताया कि अब संविधान के तहत, संविधान को बचाने के लिए जो हम एक्सरे कराना चाहते हैं समाज का, जो हम जातीय जनगणना कराना चाहते हैं समाज का, उसको देश की कोई ताकत रोक नहीं सकती। हम उसको लागू करा के रहेंगे। उन्होंने तेलंगाना का भी उदाहरण दिया जहां जातीय सर्वेक्षण शुरू करने का काम जो है कल ही उन्होंने किया था। जातीय सर्वेक्षण कराने का वो ऐलान भी हुआ था और शायद काम भी शुरू हुआ। मैं थोड़ा अपडेट कम हूं, लेकिन उसका भी जिक्र उन्होंने किया। और राहुल गांधी ने कहा कि जातीय जनगणना का जो विचार है मेरा विचार नहीं है, ये विचार जनता के बीच से आया है। और उन्होंने कहा मेरा काम अपना विचार आप लोग पर थोपना नहीं है, हम तो कुछ बोलना ही नहीं चाहते, हम सिर्फ आम लोग जो बोलते हैं उसको इम्प्लीफाई करने वाला इम्प्लीफायर हैं। हम बस आवाज बुलंद करना चाहते हैं, यही मेरा काम है। हम अपने से कोई मुद्दा क्रिएट नहीं करें, ये जनता का मुद्दा है, जातीय जनगणना। तो मीनू जी आपके पास हम आते हैं, थोड़ी देर में राहुल गांधी के भाषण का अंश भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन मीनू जी, सबसे पहले राहुल गांधी के भाषण पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? अनम्यूट कर लेंगे अपने आप को। जी जी बिल्कुल। देखिए, ये राहुल गांधी जो संविधान सम्मेलन समारोह कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल 5वां या 6वां संविधान सम्मेलन समारोह है। अधिकतर राज्यों में जाना क्या, इसमें जो है एक रूपरेखा है उनके पास कि सभी राज्यों में जो जिन वजहों से जाति जनगणना की जा रही है
उन वजहों को वहां के जो जनता है, जहां वहां के जो समूह है, उनको साथ लेके और उनके अंदर और क्लैरिटी और जागरूकता पैदा करने के मद्देनजर ये इस विचार के साथ, इस सोच के साथ ये संविधान सम्मेलन हो रहे हैं। तो ये एक बहुत जरूरी एक इस देश के जिस मुहाने पे खड़ा है उसमें एक बहुत ही जरूरी एक ये काम है कि ताकि जनता को जागृति पैदा हो कि हम हमारी जो संविधान के अनुरूप जो हमें संविधान ने अधिकार दिए हैं वो हमें मिले भी हैं या नहीं, या जो सरकार जिसके बारे में आपने कहा कि उन्होंने जबरदस्त हमला बोला, आज उन्होंने आरएसएस के ऊपर बोला हमला, आज और मेरे ख्याल पहली बार शिशु मंदिरों के ऊपर हमला बोला उन्होंने आज, क्योंकि ये शिशु मंदिर वो है जहां से नर्सरी है ये आरएसएस की, जहां से जो इम्प्रेशनेबल एज के बच्चे होते हैं शुरुआती दौर में, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास से जो स्टैंडर्ड से जो निकल के आगे जाते हैं बच्चे, और वहां से जब उनके अंदर इस तरीके की नफरती और विचारधारा पनपनी शुरू होती है, तो वो जो आज आपको दिखाई दे रहा है वो उसी की फसल काट रहे हैं ये लोग। वो संस्कार भारती, शिशु भारती, बाल भारती जो भी इनके स्कूल्स रहते थे, और आज के टाइम में आज जो है आज का दिन और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि विश्व के जो राजनीति के पटल पे जिस तरीके से ट्रंप का उदय दोबारा से हुआ है, और वो भी एक कहा जाता है कि विश्व की सबसे पुरानी लोकतंत्र, और उस पुराने लोकतंत्र में आज उस व्यक्ति को दोबारा से चुन लिया गया उस जनता के द्वारा जो कि जिसने की खुद अपनी संसद पे चढ़ाई कर दी थी। वहां पे कैपिटल हिल है संसद का नाम, लेकिन मैं संसद ही बोलूंगी, कि जिसने अपनी अमेरिका की संसद के ऊपर चढ़ाई कर दी, वहां उसके समर्थक घुस गए, उन्होंने लूटपाट मचाई और उन्होंने खूब गुंडागर्दी की वहां पे, और उस व्यक्ति के ऊपर इस जुर्म में मुकदमे चल रहे हैं, महिलाओं के अपमान के, यौन शोषण के उसके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, और जनता ने उसको दोबारा से चुन लिया है। तो ये एक बहुत बड़ा एक ऐसा क्षण है आज पहुंचा है देश विश्व की राजनीति में या विश्व के जो पटल के ऊपर, कि जहां हमें ठहर के एक मिनट सोचने की जरूरत है और जानने की जरूरत है कि किधर जा रहे हैं हम। तो हम भी तो अमेरिका के रास्ते पे तो चल ही पड़े हैं हम लगभग, बस उस रास्ते पे पहुंचना बाकी है कि संसद की चढ़ाई किस दिन होगी, कि संसद के ऊपर चढ़ाई कब होगी, कब सस्पेंड किया जाएगा संसद को और कब संविधान को सस्पेंड किया जाएगा। तो जो एक ऐसा पल आया है उसमें उसके परिप्रेक्ष्य में आज ये संविधान जो समारोह हुआ है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर देखिए जनता जागरूक होगी, हम तो मानते थे अमेरिका के लोग जागरूक हैं, क्योंकि जब ट्रम्प पिछली बार आए तो वो अमेरिका फर्स्ट कर रहे थे, उनको लगा ये तो भाई राष्ट्रवाद की भावना हो रही है, और राष्ट्रवाद जो ऐसी भावना है जिसने की 2 विश्व युद्धों को जन्म दिया था, ये जो राष्ट्रवाद जिसको आजकल हमारे यहाँ लंबे लंबे झंडे चौराहे के ऊपर लगाए जाते हैं, 500 फुट ऊंचा झंडा और लगा दिया गया है जी, और उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो ये चीजें जो है ये अंत में इसी तरह के उग्र राष्ट्रवाद जो होता है ये इसी तरीके की जो अराजकताएं हैं उनको जन्म देता है। तो उस संदर्भ में अगर आज राहुल गांधी का जो ये भाषण देखें तो हमें उस संदर्भ में देखना चाहिए, और हमें आत्मचिंतन की जरूरत है। हम तो बिल्कुल भी जागरूक नहीं है अपने अधिकारों को लेके और अपने संविधान को लेके हम तो बिल्कुल भी जागरूक नहीं है। हमें तो जरूरत है कि हम पढ़ें, और मैं तो कहती हूँ जो नॉन बीजेपी शासित जो राज्य हैं उनमें संविधान के जो मूल मुद्दे हैं, मूल जो भावना है उसकी पढ़ाई अनिवार्य कर दी जानी चाहिए, क्योंकि जनता को किसी भी टाइम बहकाया जा सकता है। कभी भी हम भी उसी स्थिति में पहुंच सकते हैं कि हम अराजकतावादियों को ही पसंद करने लगे कि भाई यही है तरीका देश चलाने का। तो उसमें जो उन्होंने जो बात की कि उसमें जो दलित, वंचित, शोषित तबके हैं वो तो आप देख रहे हैं आज भी उसी तरीके का कोई आप देखिएगा, दलितों को आज भी उसी तरह की उनके साथ मारपीट हो रही है। आज भी उनको लोग अपने पानी पी लिया किसी ने, अगर किसी के घड़े से आज भी किसी बच्चे ने, दलित बच्चे ने सवर्ण किया तो उसको इसी तरीके की मारपीट होती है। घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता, मूछे नहीं रखने दी जाती है, और भी पता नहीं क्या क्या हो रहा है। जो जाति के नाम पे जो भेदभाव जो चलता रहता है, दलित दलन चलाता रहता है, शोषण चलता रहता है। तो वो ऐसा नहीं है कि हमारे संविधान ने हमें अधिकार दे दिया और उससे हम सब सुरक्षित हो गए और सब अधिकार मिल गए सबको, ऐसा नहीं है। बार बार अलग जगाने की जरूरत है। तो जो ये राहुल गांधी अलग जगा रहे हैं, जो कि बात आ रही है कि अकेले नेता है जो जी मीनू जी, मैं राहुल गांधी के एक बयान को इस बीच सुना देना चाहता हूं जो उन्होंने कहा है। 3-4 सम्मेलन
कर चुके हैं। आपने आज डिस्कशन किया होगा, आपने अपने विचार रखे होंगे। अच्छा डिस्कशन होता है, एक प्रकार से क्लैरिटी और डायरेक्शन मिलती है। अभी आपने अंबेडकर जी और गांधी जी की बात की, और हर सम्मेलन में अंबेडकर जी की बात होती है, गांधी जी की बात होती है, शिवाजी महाराज, महात्मा फूले जी, सावित्री फूले जी, संत तुकाराम जी, बहुत सारे नाम हैं, साहू महाराज जी, बिरसा मुंडा जी, अंबेडकर जी, गांधी जी, उसमें बुद्ध भगवान का नाम जोड़ा जाता है, बसवना, नारायण गुरु। हर प्रदेश में आपको ऐसे 2-3 नाम मिलेंगे। और फिर उनकी याद करते हैं हम। गांधी जी अमर रहें, अंबेडकर जी अमर रहें, हाथ जोड़ते हैं उनके सामने, माला लगती है। मगर सच्चाई है कि जब हम अंबेडकर जी की बात कर रहे हैं, गांधी जी की बात कर रहे हैं, अजी बहन, एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम अंबेडकर जी की बात करें तो अंबेडकर जी ठीक है एक फॉर्म थे, एक शरीर थे, मगर अंबेडकर जी के मुंह से सिर्फ उनकी आवाज नहीं निकलती थी। जब अंबेडकर जी बोलते थे तो करोड़ों लोगों की आवाज, करोड़ों लोगों की आवाज उनके मुंह से निकलती थी। अगर सिर्फ अंबेडकर जी की आवाज निकलती तो हम उनका याद नहीं करते। हम उनका याद इसलिए करते हैं क्योंकि जब अंबेडकर जी बोलते थे तो दूसरों का जो दुख था, दूसरों का जो दर्द था, वो उनके मुंह से निकलता था। तो आप सुन रहे थे कि राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, और राहुल गांधी जिन बातों को कह रहे थे बड़े आराम से, बड़ी तसल्ली से वो बात अपनी रख रहे थे, और वो ये बता रहे थे जो हम आपको थोड़ी देर पहले भी बता रहे थे कि उन्होंने कहा कि ये जो अंबेडकर जी हैं, फूले जी हैं, बड़े बड़े महापुरुष हैं, उनके विचारों को लागू करना ही संविधान लागू करना है। हम इसको थोड़ा इस रूप में भी देखें कि राहुल गांधी ने जो आज संविधान सम्मेलन किया, ये कोई पहला संविधान सम्मेलन नहीं था, लेकिन विदर्भ की धरती पर नागपुर में ये जो संविधान सम्मेलन हुआ, इसके चुनाव के समय में भी कुछ अलग मतलब है। आप देखेंगे कि पूरे विदर्भ के इलाके में कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को रीस्टोर किया है, फिर से हासिल किया है। लोकसभा चुनाव में लोकसभा की अपनी ज्यादा सीटें जो है विदर्भ के इलाके में जीती हैं। तो इसके अलावा पहले जब बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया था और सत्ता में आए थे, तब भी उनका परफॉर्मेंस विदर्भ में ज्यादा था, अच्छा था।
इस बार विदर्भ में बीजेपी 47 सीटों पर लड़ रही है और कांग्रेस के साथ में उसका सीधा मुकाबला 36 सीटों पर है। ये सीटें निर्णायक हैं। कांग्रेस और बीजेपी के बीच का जो लड़ाई है, ये लड़ाई ही महाराष्ट्र के चुनाव को तय करेंगे। इसमें एक बात और है कि बीते चुनाव में कांग्रेस ने जो जबरदस्त परफॉर्म किया, उसका कारण यही था, ये माना गया कि विदर्भ के इलाके में जो SC, ST, OBC आबादी है, जिनको अपने आरक्षण के छिन जाने का खतरा इसलिए हुआ था क्योंकि बीजेपी के नेता कह रहे थे कि 400 से ज्यादा सीटें चाहिए ताकि हम संविधान में संशोधन करना चाहते हैं। तो इस बात को जनता ने संविधान पर हमले के तौर पर देखा। कांग्रेस पार्टी ने भी संविधान बचाने का जो मंत्र फूंका और संविधान की किताब सबके हाथों में पकड़ाई। उसका नतीजा ये हुआ कि चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संविधान को अपने माथे से सटा रहे थे और संविधान की रक्षा की शपथ खा रहे थे। इसके अलावा आज कांग्रेस और राहुल गांधी पर जो सबसे बड़ा हमला है राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की ओर से, वो हमला भी इस बात का है कि राहुल गांधी ने कहा है कि वो आरक्षण खत्म कर देंगे और अमेरिका से उनके बयान को ट्विस्ट करके ये बात बार बार बोली जाती है। प्रधानमंत्री भी दोहराते हैं, ये जानते हुए भी कि राहुल गांधी ने ऐसा नहीं कहा था। फिर भी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि राहुल गांधी ही वो व्यक्ति हैं जो आरक्षण की सीमा, वर्तमान सीमा को तोड़ने की बात करते हैं, संविधान को लागू करने की बात करते हैं, आरक्षण और भागीदारी की बात करते हैं। आज के भी भाषण में आपने देखा कि राहुल गांधी बात कर रहे हैं कि कैसे 90% आबादी को उसका हक मिले, कैसे वो दूर हैं, वंचित हैं अपने हक से, और चंद लोग जो है सत्ता में बने हुए हैं, चंद लोग जो है जुडिशरी में बने हुए हैं, चंद लोग इंडस्ट्रीज में बने हुए हैं, चंद लोगों का ही साम्राज्य है। तो इस स्थिति को बदलने के लिए राहुल गांधी लगातार बोल रहे हैं। यही कारण है कि राहुल गांधी का ये कैंपेन महत्वपूर्ण है। आज ही महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का गारंटी पत्र आना है, साझा गारंटी पत्र आने वाला है, राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। तो ये अवसर भी एक तरह से चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। तो सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी अपने इस कैंपेन से इलेक्शन में वही माहौल दोबारा बना लेंगे जो माहौल उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन के लिए बनाया था, और विदर्भ ने उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। मीनू जी, आवाज म्यूट है आप। देखिए, महाराष्ट्र इस हिसाब से एक बड़ा महत्वपूर्ण राज्य है। जो राहुल गांधी जो ये संविधान की बात वहां कर रहे हैं, जागरण की बात कर रहे हैं, जिस जाति जनगणना या जाति अस्मिता या जाति के बारे में जो शोषण और दलन का जो यहाँ है, यहाँ ऑलरेडी इस मामले में ये राज्य काफी जागृत राज्य है। आप यहाँ सावित्रीबाई फुले, संभाजी महाराज, साहूजी महाराज या आपके अम्बेडकर साहब, यहाँ मतलब एक बहुत बड़ी समाज सुधार आंदोलनों की एक बहुत बड़ी संत तुकाराम में मतलब लाइन लगी हुई है। तो जैसे क्या है कि संविधान तो बहुत बाद में आया अस्तित्व में, उससे पहले ही वहां इस तरीके के समाज सुधार के जो आंदोलन, जो जाति को लेके, खासकर जो जाति का शोषण या दमन के जो आंदोलन थे वो जो चल रहे थे, तो वो वहां पे ऑलरेडी चल रहे थे। तो वहां पे क्या है कि उस चीज को बस रीइंफोर्स करने की जरूरत है कि वहां जागृति तो ऑलरेडी है अपने जाति के बारे में लेके या अपने जो उनके अधिकार हैं उसके बारे में लेके। और मेरे ख्याल से महाराष्ट्र सबसे ज्यादा जागृत राज्य है इस मामले में। तो वो चीज उसको जो राहुल गांधी ने जो वहां नागपुर का जो इलाका चुना है, तो दीक्षा भूमि और ये सारा सब कुछ वहीं पे है, तो वो सारी चीजें भी एक बहुत ही एक क्रूशियल उसको माना जाना चाहिए मेरे हिसाब से। और आपने विदर्भ की जो महत्व भी बता दिया है, तो उस हिसाब से भी देखिए, कहीं से देखिए जो भी राजनीतिज्ञ नेताओं की जो भी कोई कार्यक्रम होते हैं वो
ऐसा नहीं होता कि केवल एक सिंगल पॉइंट उसमें उनमें अपना मकसद साधा जाता है, उसमें कई सारे मकसद होते हैं। इसमें एक तरीके से राहुल गांधी ने चुनावी प्रचार का अपना आगाज भी कर दिया है महाराष्ट्र के लिए, कि उन्होंने लॉन्च कर दी अपनी कैंपेन। उसके बाद उन्होंने यहाँ जो उनका मुख्य मुद्दा है जातिगत आरक्षण के बारे में लेके, जो वो जिस चीज के लिए जब से वो बोल रहे हैं, उसको भी उन्होंने यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो ऑलरेडी जो जागृत जनता है उसको बता दिया है कि वी आर फॉर दैट, जो आप एस्पायर करते हैं या जिसके लिए आप ऑलरेडी चाहते हैं वो हम आपको करने वाले हैं और आपके लिए देने वाले हैं। और ये चांस की बात है कि देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि इंडिया ब्लॉक में जितनी भी पार्टियां हैं वो सब सारी सामाजिक न्याय की पार्टियां हैं, और A to Z आप किसी को भी देख लीजिए, तो वो सारी जो सामाजिक न्याय की बात कर रही हैं, तो उसमें ये भी नहीं है कि बाद में कोई इसमें कोई आके बाद में इसके बारे में कोई यहाँ पे कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पैदा होगा, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने जो आज ये चुनाव किया, यहाँ पे संविधान सम्मेलन जो किया, वो एक ऑलरेडी जागृत है वहां नागपुर महाराष्ट्र की जनता। उनको बस एक कहते हैं ना, अगर थोड़ा बहुत सो गए हो, तंद्रा में आ गए हो, तो उनको जोड़ के जगाने का काम है। और जो वहां पे जनता का जो पार्टिसिपेशन था हॉल में, पूरा पैक्ड था हॉल, और उसमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स, जनता रेस्पॉन्सिव थी। तो वो चीज, और देखिए राहुल गांधी की स्वीकार्यता महाराष्ट्र में काफी है। और ये आपने ये चीज आपने महाराष्ट्र के चुनाव के लोकसभा के रिजल्ट्स में भी देखी कि कांग्रेस ने इंडिया ब्लॉक की में सबसे ज्यादा कांग्रेस ने सीटें जीती, जिसकी की किसी को उम्मीद नहीं थी। तो वो भी एक बताता है कि राहुल गांधी की स्वीकार्यता वहां है और कांग्रेस ने इस चीज को पहचाना। अदरवाइज तो कांग्रेस इस तरह की जो स्ट्रेटेजीज रहती हैं, वो उन चीज को पढ़ भी ले तो उनको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा पीछे रह जाती है। लेकिन ये इन्होंने सही किया कि वहीं उसी इलाके से और अम्बेडकर की धरती से उन्होंने इसको शुरू किया है, तो इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो बहुत जिसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव, उन्होंने काफी सारे मुद्दे उसमें छेड़े हैं, और जो अधिकतर मुद्दे तो वैसे वही हैं जो वो हर बार कहते आए हैं। लेकिन उसमें आज जो आरएसएस के ऊपर जो सीधा हमला था, वो क्योंकि नागपुर आरएसएस का मुख्यालय है, रेशम बाग वही है, भागवत साहब वहीं बैठते हैं, तो इसलिए स्वाभाविक था कि राहुल गांधी दमदार हमला करते, तेज हमला। तो उन्होंने आज शिशु मंदिरों का नाम लेके कि कहां से आया ये पैसा शिशु मंदिरों को बनाने का, तो ये जो स्कूल हैं जो बच्चों के जहाँ पे ये नफरत की शिक्षा पढ़ाई जाती है, पढ़ाते तो और भी कुछ है, लेकिन उसी तरह की पढ़ाई की जाती है ताकि राष्ट्रवादी की जो उग्र राष्ट्रवाद है उसकी भावना जनता पब्लिक बच्चों के अंदर पैदा हो। तो उसके ऊपर उन्होंने आज जो हमला किया है, तो वो एक नई बात जो आज आई है राहुल गांधी के मुंह से, तो वो एक मुझे ये लगी है। जी 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 देखिए, निश्चित रूप से वो राहुल गांधी सैद्धांतिक तौर पर, वैचारिक तौर पर सीधे हमले बोल रहे हैं, और ये हमला वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के लिए के विरुद्ध या महायुति के विरुद्ध एक चुनावी मुहिम का भी नेतृत्व करता है। ये भी एक बात है कि ये हमला यूं ही निरुद्देश्य नहीं है, इसका एक चुनावी मकसद भी है। और ये जो बीजेपी को इस वजह से परेशानी हो रही है, क्योंकि जो उनका क्या है, जैसे बटोगे तो कटोगे का नारा है, वो दरअसल इसी सैद्धांतिक विचार के समांतर उन्होंने इसको रखा है। क्योंकि बीजेपी ये पेश कर रही है कि जातीय जनगणना की बात करना, 90% लोगों के लिए बात करना, ये समाज को जाति में तोड़ने जैसा है, ऐसा वो इस नारे के तहत पेश कर रही है। सीधे नहीं बोल पा रही है, परोक्ष रूप से बोल रही है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से बोल रही है। तो इसी बात को राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि जो आरक्षण की बात करना, प्रतिनिधित्व की बात करना, हिस्सेदारी की बात करना, इसको संविधान बचाने की बात करना, इसके विरोध में आरएसएस और बीजेपी हैं, और इसका वो सीधे से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, तो बहाने लगा करके वो विरोध करने के लिए आ डटे हैं। वास्तव में ये इनके विरोध में खड़े हैं, मतलब आम जन जो हैं, आदिवासी, दलित, ओबीसी, इनके खिलाफ में खड़े हैं। हम राहुल गांधी की एक बाइट भी आपको सुनाना चाहते हैं। किताबें पढ़ी हैं, चाहे एनालिसिस ऑफ सेल्फ हो, चाहे एनालिसिस ऑफ कास्ट हो, बुद्धिज्म पे,
काफी पढ़ा है, और जब आप अंबेडकर जी को पढ़ेंगे तो दिखता है कि यह व्यक्ति अपनी बात नहीं कर रहा है, यह व्यक्ति दूसरों की बात कर रहा है। और इस व्यक्ति के अंदर, जो हर नेता के अंदर लड़ाई होती है, नेता के अंदर क्या लड़ाई होती है? नेता के अंदर मुझ में है, सब में है, मैं क्या चाहता हूं और जनता क्या चाहती है, इसके बीच में टेंशन होती है। अंबेडकर जी जैसे, गांधी जी जैसे लोग अपनी आवाज को बंद कर देते हैं और उनके मुंह से अपना दुख, अपना दर्द नहीं निकलता है। उनके मुंह से दूसरों का दर्द, दूसरों का दुख, दूसरे की आवाज निकलती है। तो जब हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमने, हिंदुस्तान ने, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने नहीं, सिर्फ महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं, हिंदुस्तान ने जब अंबेडकर जी से कहा कि अंबेडकर जी आप इस संविधान को बनाइए, कोऑर्डिनेट कीजिए, तो देश उनसे कह रहा था कि हम चाहते हैं कि इस संविधान में जो इस देश में करोड़ों दलित हैं, जो उनका दर्द है, जो रोज उनको सहना पड़ता है, जो उनका दुख है, वो दुख, वो आवाज इस कॉन्स्टिट्यूशन में गूंजनी चाहिए। और वो काम अंबेडकर जी ने किया। तो आप सुन रहे थे कि राहुल गांधी हम किस तरीके से, क्षमा कीजिए, आप सुन रहे थे कि राहुल गांधी किस तरीके से अपनी बात रख रही हैं कि अंबेडकर जी ने जनता की आवाज दरअसल रखने का प्रयास किया। जनता जो चाहती थी उस आकांक्षा को उन्होंने रखने का प्रयास किया। और हमने आपको पहले बताया कि राहुल गांधी यही कह रहे हैं कि हम कोई मुद्दा नहीं उठा रहे, यो मुद्दा जनता के बीच है, जनता के कानों से हम तक पहुंची, उसी मुद्दे को हम बार बार उठा रहे हैं, इस बात को वो कह रहे हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और कुछ प्रतिक्रियाएं भी हम ले लेते हैं इस बीच में। दीदी जी लिख रहे हैं कि महाराष्ट्र में होने जा रहा है इलेक्शंस में सबसे ज्यादा सीटें शरद पवार एनसी की आने वाली है। दीदी जी लिख रहे हैं महाराष्ट्र में कांग्रेस को और महाविकास आघाड़ी को सीटें दिलाने में कोई मदद कर सकता है तो वह राहुल एंड प्रियंका की अपील है पब्लिक मीटिंग के माध्यम से। और राहुल के कॉन्स्टिट्यूशन वाले मुद्दे का बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए बांटने, काटने और अलग अलग टाइप के जिहाद लाए जा रहे हैं, ये कह रही हैं विधि जी। और इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी ने टिकट वितरण में जैसी गलती की है, लगातार 4 बार इलेक्शन हार चुके एक पंचायत को टिकट दिया, जब प्रत्याशी को टिकट दिया, जबकि वह पिछले इलेक्शन में कांग्रेस से बागी उम्मीदवार से भी कम वोट लाए थे। सर, राहुल प्रियंका को महाराष्ट्र में बहुत मेहनत करने की जरूरत है, जबकि उनकी एक भी पब्लिक मीटिंग अभी तक नहीं हो पाई है महाराष्ट्र में। ये सारी बातें रख रही थी। तो ये राजनीति की आवश्यकता भी है। हालांकि महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार का जहां तक प्रश्न, तो महायुति और महागठबंधन दोनों की ओर से अभी टिकट पर मंथन चल रहा था और दिवाली के बाद से अब वो लोग अपने फॉर्म में सब लोग आए हैं।
अभी भी बहुत समय है। 20 तारीख को चुनाव है, 6 दिन है, 6 तारीख है, 14 दिन यानी 12 दिन तो कम से कम है चुनाव प्रचार के। उससे पहले तो झारखंड में प्रचार होना है, इसलिए सबका फोकस भी, इवन हम देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का पूरी जो उसकी लीडरशिप है वो झारखंड में ही बैठी हुई है। झारखंड में कल मल्लिकार्जुन खड़गे भी गए थे और कांग्रेस के भी बड़े बड़े नेता वहां पहुंच रहे हैं। तो इसको देखते हुए भी ये चुनावी रणनीति जरूरत जो है बनाई जाती है। लेकिन ये तो हमेशा अच्छा होता है कि जब चुनाव पार्टी के प्रमुख जो स्पीकर हैं वो चुनाव में अधिक से अधिक उपयोग में आए और इसकी रणनीति कांग्रेस को या बीजेपी को अपनी अपनी पार्टी के हिसाब से बनानी चाहिए। तो मीनू जी, आपके पास सीधे सवाल लेकर के कि राहुल गांधी की बात में क्या वो एनर्जी दिख रही है जो कुछ समय पहले दिख रही थी, या इसमें कुछ कमी आई है? क्या देखते हैं आप? एनर्जी में तो आपने लगा ठीक पहचाना कि थोड़ा थके हुए लगे थे राहुल गांधी। हो सकता है कि आजकल फीवर वगैरह का भी मौसम चल रहा है तो कुछ बुखार हो, क्योंकि कल तो वो रायबरेली गए थे। रायबरेली का उन्होंने बताया भी, और वहाँ बड़ा दिलचस्प वाकया भी हुआ था कि वहाँ कोई दिशा करके महिला हेल्पलाइन, महिलाओं के लिए हेल्पलाइन है कोई, और वहाँ की जो डीएम है वो महिलाएं ही हैं। तो वो उस दिशा जो योजना थी उसके बारे में बड़ा, वो जो डीएम थी वो डेफिनेटली बोलती, वो तो खैर अपने कि भाई हमने इतनी अच्छी सर्विस चला रखी। तो वहीं बैठे बैठे राहुल गांधी ने उसका नंबर डायल कर दिया, 182 है था या 181 कुछ था, तो वहां वो फोन उठा नहीं। तो उन्होंने कहा कि जब मेरा ही फोन नहीं उठ रहा है तो और किसी का कैसे उठता होगा यहाँ पे। तो बड़ा छिछालेदारी हुई, और ये भी पता चला कि देखिए एडमिनिस्ट्रेशन का क्या ढुलमुल रवैया है, इतना ढीला ढाला रवैया है। तो वो चलता है। क्या होता है जनरली, तो नेता क्या होता है सुन के और निकल आते हैं, हाँ जी दिशा प्रोग्राम चल रहा है और ये चल रहा है। लेकिन जो उन्होंने वहां उनकी जो जिसको कहते हैं फैक्ट चेक कर दिया राहुल गांधी ने वहां बैठे बैठे, तो उससे जवाब नहीं बना जो डीएम साहिबा थी। तो देखिए अगर इसी तरीके से सभी इलाकों के जो सांसद हैं या विधायक हैं, प्रतिनिधि हैं, वो इसी तरीके से थोड़ा भी इंटरेस्ट अगर ले लें ये पब्लिक के इंटरेस्ट में, ये पब्लिक के लिए जो सेवाएं शुरू की जाती हैं उनका अगर खुद जाके फैक्ट चेक कर लें, तो जो ब्यूरोक्रेसी है या जो सरकारी कर्मचारी है, जो प्रशासन है, वो मजाल है कि वो कोताही बरत ले काम में या सुस्ती बरते। तो नेता जो राहुल गांधी ने किया वो एक मेरे हिसाब से तो एग्जाम्पल है। कांग्रेस के जितने भी प्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उनको ये चीज फॉलो करनी चाहिए। अधिकतर नेता तो क्या होता है, नालिया वालिया देख के वहां थोड़ा घुड़की देके कि क्या करा है, सस्पेंड कर दूंगा ये वो करके धौल पट्टी देके आ जाते हैं। लेकिन वहां जो उन्होंने वहां फैक्ट चेक किया और वो पता चला, तो उसमें डेफिनेटली सुधार होगा। और वो योगी तक भी पहुंची होगी बातें तो, कि भाई ये चल नहीं रही थी। तो योगी जी के ऊपर भी एक वो आता है कि देखिए आपके एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हो रहा है आपकी नाक के नीचे। तो उससे सुविधाएं सुधरेंगी तो सही। तो वहां से जो आए हैं राहुल गांधी, वहां तो काफी अलर्ट थे। हो सकता है प्रोबेबली कुछ थोड़ा तबीयत में कुछ हो सकता है, कोई आजकल मौसम चल रहा है ऐसा, बुखार का कोई मौसम हो सकता है, क्योंकि चेहरे पे थकान थी राहुल गांधी के। बट तो अपनी बात लेकिन जो बात कहने की जो बात थी, क्योंकि उसमें जो नया हमला उन्होंने शिशु मंदिरों के ऊपर बोला है और कहा है कि विकास का झोला पहन जाते हैं। मीनू जी, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, देखिए। हाँ, इनसे बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़ी हुई तस्वीर है। उन्होंने नागपुर में ही धर्म परिवर्तन किया था, हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में गए थे। और गौतम बुद्ध की जो वहाँ तस्वीर है वो जो आजकल अब पर्यटन के नजरिए से भी महत्वपूर्ण हो गई है, तो वहाँ भी राहुल गांधी पहुंचे थे। ये भी एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश। दरअसल हम जो बात कर रहे हैं मीनू जी, वो आवाज की सुस्ती का नहीं है, वो दरअसल राहुल गांधी ने एक स्टाइल बदला है। अच्छा। आप देखेंगे बहुत आराम से अब वो बोलने लगे हैं। अब कोई एक्साइट नहीं होते, गुस्से में नहीं बोलते और बहुत आराम से बोलते हैं। तो ये एक स्टाइल में परिवर्तन आने वाले समय में भी आप देखेंगे। और चूंकि आप इसका अगर हम देखें तो जो फ्रेम भी बन रहा है ना राहुल गांधी का फ्रेम कैसे बन रहा है, जैसे टेलीविजन चैनल में कोई एक नजर 10 खबर पढ़ते हैं तो बाईं तरफ नीचे में एंकर आता है, उस तरह का फ्रेम बनाया हुआ है।
तो ये भी एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है। आपको जस्ट दिखाने के लिए, हम लोगों को समझाने के लिए हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये फ्रेम है, ऐसा लग रहा है कि चैनल पर कोई खबर चल रहा है, न्याय का अधिकार, और उस पर बगल में नीचे में बैठ के एंकर कुछ बोल रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से ये डिमेरिट है। जो यहाँ न्याय का अधिकार सब्जेक्ट से बड़ा सब्जेक्ट राहुल गांधी उस पर बोलते क्या है वो है। राहुल गांधी, आपने एक टर्म लिख दिया न्याय का अधिकार, तो उससे न्याय का अधिकार समझ में नहीं आ गया। न्याय का अधिकार समझ में कैसे आएगा जब राहुल गांधी बोलेंगे। सब्जेक्ट इज राहुल गांधी, सब्जेक्ट इज नॉट न्याय का अधिकार। इस बात को कांग्रेसी को समझना पड़ेगा, आयोजकों को समझना पड़ेगा। मुझे यह लगता है कि ये राहुल गांधी को जो ये एंकर बना करके आपने दिखा दिया, अब देखिए इतनी सारी भीड़ है, अब इस भीड़ को आप दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे भीड़ सब्जेक्ट के सेकंड सब्जेक्ट बन जाता है, लेकिन इस पूरे भाषण में न्याय का अधिकार शब्द जो है, टर्म है, वो मेन सब्जेक्ट बना हुआ है। लेकिन हम बहुत ज्यादा उस व्याकरण में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन चूंकि बात उठ गई थी तो हम थोड़ा टीवी का भी व्याकरण हम चूंकि समझते हैं, तो हमने उस हिसाब से भी बात रखी। जी देखिए, हाँ जी, आपने जो कहा कि राहुल गांधी ने अपना स्टाइल बदला है, तो देखिए ये स्टाइल तो काफी समय से बदला हुआ है। आपने देखा होगा कि पूरे लोकसभा चुनाव का जितना कैंपेन रहा उसमें जरा भी आक्रामकता नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मली, जिसको कहते हैं कि कंट्रोल्ड वॉइस में बोल रहे थे राहुल गांधी। तो आज जरा और भी ज्यादा थी, आज ज्यादा कंट्रोल था। मुझे लगता है इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कंट्रोल, कुछ ज्यादा था, क्योंकि देखिए चुनावी माहौल है वहां पे, तो ज्यादा कंट्रोल था। तो जो मेरी इंटरप्रिटेशन गई कि शायद कुछ मैंने पूरा भाषण सुना है मीनू जी, मैंने पूरा भाषण सुना है और मुझे भाषण अच्छा लगा, और उसमें पूरा भाषण जब हम सुन रहे थे एनर्जी भी दिखी। लेकिन ये जो टुकड़ा हमने दिखलाया है ना, ये टुकड़ा अभी तुरंत मैं उसको कट कर नहीं सकता था, एडिट कर नहीं सकता था, तो ये ट्विटर पे एडिटेड जो तुरंत मुझे मिला मैंने उसको दिखा दिया। और ट्विटर पे जिसने भी एडिट किया वो बहुत थका हुआ जो हिस्सा है वही उठा करके उन्होंने रखा है। एक्चुअल बात यही है, लेकिन पूरा जो भाषण है उस भाषण में मैसेज देने में कोई कमी मुझे नजर नहीं आई। जी नहीं, मैसेज तो पूरा गया है। मैं तो आपको कह रही हूँ कि इनफैक्ट ज्यादा जोरदार मैसेज हमला था इस बार आज, कि विकास की बात करेंगे, प्रगति की बात करेंगे, और उन्होंने अडानी के ऊपर भी हमला बोला आज। तो वो कि वो हवाई जहाज में उड़ के बैठ जाएगा, तो वो बताया उन्होंने वो सारी चीजें। तो आज बल्कि उनकी जो वोकेबलरी थी वो अलग थी आज बल्कि जो जनरली इन संविधान सम्मेलनों में बोलते हैं उससे अलग उनकी पूरी जो भाषा थी आज उसमें बहुत सारे नए उन्होंने जो टर्मिनोलॉजी और नए वाक्य, नए शब्द उसमें उन्होंने आज डाले। और थोड़ी जो संघ के ऊपर जो हमला था उसकी शब्दावली भी काफी अलग थी। तो वो चीज तो डेफिनेटली काफी कुछ उसमें चेंज आया है। अब बाकी तो अब देखिए आगे जैसे अभी ये, क्योंकि महाराष्ट्र की चुनाव के ऊपर बहुत सबकी नजरें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है इस वक्त, तो अब देखते हैं इसमें कि आगे कैसे पैन आउट होती है चीजें। वो तो जैसे जैसे इलेक्शन का ये माहौल बनेगा, बढ़ेगा, परवान चढ़ेगी जो ये चुनाव प्रचार है, तो तभी सामने आएंगी चीजें, और हम करते रहेंगे आपके चैनल पे लगातार करेंगे इसके बारे में विश्लेषण, चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आज लास्ट डे है। हाँ, आज इम्पोर्टेंट इसलिए कि एक तरह से आज शुभारंभ कर दिया है उन्होंने अपने चुनाव प्रचार का, कि भाई किस लाइन पे हमारा चुनाव प्रचार यहाँ चलने वाला है। तो वो आज राहुल गांधी ने बता दिया है, और बाकी का जो घोषणा पत्र आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखना पड़ेगा कि किस लाइन के ऊपर देंगे क्या, और क्योंकि तीनों का एक जगह है तो वो इससे और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। निश्चित रूप से हम आज की चर्चा को यहीं पर समेटना भी चाहते हैं, और जो भी गतिविधि होती है, जो भी अपडेट होता है, चाहे झारखंड हो चाहे महाराष्ट्र हो, और या और भी कोई घटना घटती है, तो हम उस पर कुछ न कुछ आपके बीच में जरूर लेकर के आते हैं। तो आज इस चर्चा को यहीं पर विराम देने का वक्त। अगर आपने YouTube चैनल प्रणाम इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज इसे कीजिए, और ज्वाइन का बटन भी दबाइए। इस आग्रह के साथ आज यहीं दीजिए इजाजत। मीनू जी और हमारी तरफ से आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।